नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं दक्षिणी हरियाणा की धरोहरों पर। दक्षिणी हरियाणा का काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और शायद इसी नाते कदम कदम पर एक से एक गौरवशाली और बेहतरीन धरोहरें यहाँ मिलती हैं, लेकिन दशकों की उपेक्षा के नाते इनमें तमाम ध्वंस के कगार पर पहुँच गई और तमाम तो लुप्त ही हो गई। लेकिन पहली बार हरियाणा सरकार ने इस दिशा में गंभीर पहल की है। पर्यटन सर्किट बनाने के साथ ही साथ कई पर्यटन स्थलों को नया रूप दिया जा रहा है और धरोहरों को संवारने की कोशिश हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ये है दक्षिणी हरियाणा का ऐतिहासिक गांव माधोगढ़। अरावली पहाड़ की तलहटी में बसा ये गांव काफी संपन्न रहा है। प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर ये साफ सुथरा गांव है। यहाँ का शानदार किला, पक्का तालाब, छतरियां और 1 दर्जन शानदार हवेलियां इसकी संपन्नता को दर्शाती हैं। कभी इस किले और हवेलियों की रौनक देखने लायक थी, लेकिन आज ज्यादातर हवेलियां ढहने की कगार पर हैं। दशकों से तालों में बंद और मरम्मत के अभाव में कई हवेलियां आखिरी सांसें ले रही हैं। इन पर बनी कलाकृतियां बर्बाद हो चली हैं। लेकिन माधोगढ़ किले को नया जीवन देने की सरकारी कोशिशों से ये गांव फिर से सुर्खियों में आ गया है। ये जो दक्षिणी हरियाणा है, ये इतिहास की बहुत बड़ी बड़ी अमानतें यहाँ पर हैं। जैसे ये माधोगढ़ का किला है, अभी आपने एक अद्भुत बावड़ी यहाँ पर देखी, कितनी सुरक्षित स्नान करने की वो स्थिति है। ये मेरी बैक साइड में किला यहाँ पर है। राजा माधो सिंह ने 1700 के आसपास ये किला बनवाया, ये रानी महल बनवाया, ये बावड़ी बनवाई। ये एक बहुत बड़ी इतिहास की अमानतें हैं। हम उनको फिर से इस इतिहास को एक बार जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं। इनको पर्यटन के लिए इनका हम युद्ध स्तर पर विकास करना चाहते हैं। माधोगढ़ और आसपास के गांव के लोग माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के लिहाज से विकसित करने की मांग अरसे से करते आ रहे हैं। किले तक वाहन से पहुंचने का रास्ता भी नहीं था, लेकिन इसे पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए हरियाणा सरकार ने हाल में कई कोशिशें की हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने माधोगढ़ किला परिसर में ही पर्यटन विभाग और दूसरे विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर भावी रोड मैप तैयार किया। एक सपना बचपन में देखा था और वो सपना पूरा करने का समय आ गया। सरकार माधोगढ़, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी हेरिटेज सर्किट को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पर्यटन सुविधाओं के विकास से इस इलाके में लोगों को रोजगार का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर 1947 से ही जितनी ऐतिहासिक धरोहर थी वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती चली गई। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनकी हालत ये हो गई कि अब वो क्रम्बलिंग स्टेज पर हैं। कोशिश इंटेक ने की, उसमें हाईलाइट की, हमने थोड़ी कोशिश की, तो अब धीरे धीरे अब उनकी तरफ ध्यान सरकार का जा रहा है और सरकार अब दक्षिण हरियाणा की तरफ ध्यान देने लगी है और यहाँ की हेरिटेज के लिए, उनकी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए अब धीरे धीरे काम आगे चलने लगा है।
महेंद्रगढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर सतनाली रोड पर अरावली पहाड़ियों पर सबसे ऊंचाइयों में बना माधोगढ़ का किला काफी पुराना है। ये किला जयपुर के शासक माधो सिंह के आदेश पर उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए बना। 1741 के आसपास बने इस किले की सुरक्षा के लिए चारों तरफ 52 बुर्जियां थीं। काफी सुरक्षित इस किले में 30 कोठरियों के अलावा नीचे रानी महल और तालाब भी बना है। लेकिन दशकों तक उपेक्षित पड़ा रहने के नाते ये किला ध्वंस के कगार पर है। सरकार अब इसे नीमराना की तर्ज पर नया रंग रूप देने की कोशिश कर रही है। किले तक पहुंचने के लिए 3.54 करोड़ लागत से बन रही सड़क भी जल्द ही पूरी होने वाली है। हमारी विरासत ऐसी है जो बची हुई है, बाकी सारी की सारी ख़त्म हो गई और आधी भी अब थोड़ा सा कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम हुआ है। तो ये भी इतनी शानदार चीज़ें हैं, ये नेशनल लेवल की है, इनका इतिहास हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। यहाँ इनकी सिग्निफिकेंस इतनी है कि इस को प्रायोरिटी से सरकार को चाहिए कि प्रायोरिटी से इसको देख रेख करे, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करे, इस पर बजट लगाए। दक्षिणी हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला धरोहरों के मामले में देश के संपन्नतम जिलों में शुमार है, लेकिन इसकी तरफ पहले खास ध्यान नहीं दिया गया। कुछ योजनाएं बनी लेकिन कागज से बाहर नहीं निकल सकीं। लेकिन अब माधोगढ़ परियोजना के लिए गांव पंचायत से पर्यटन विभाग को 8 एकड़ भूमि मिल गई है। पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट घोषित किया है। इसके विकास पर 17.85 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किला परिसर में रेस्तरां और दूसरी सुविधाएं बनेंगी। इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शेखावाटी जाने वाले पर्यटकों को एक नया ठिकाना मिल सकेगा। हरियाणा हैज़ बीन अ हाईवे ऑफ हिस्ट्री, तो ट्रांजिट टूरिज़्म हमारे यहाँ ज़्यादा रहा, क्योंकि लोग हाईवे से जाते हैं। अगर कोई करनाल रुके तो वो सोचता मैं 2 घंटे और निकल जाऊँ तो चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा। कुरुक्षेत्र क्यों रुकूँ मैं, 1 घंटे आगे जाके दिल्ली रुक जाऊँगा। सो हरियाणा टूरिज़्म का जो उद्गम हुआ वो इसीलिए हुआ कि हम हाईवे टूरिस्ट हैं उनको कुछ घंटों के लिए यहाँ पे रखें। महेंद्रगढ़ किले को भी नया रूप देने की तैयारी है। मराठों का बनाया ये ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील होने की ओर अग्रसर है। कभी इस किले की अलग शान थी। इसके चारों ओर चौड़ी खाई होने के साथ एक भूमिगत सुरंग भी थी। काफी समय तक किले में जिला कारागार और दूसरे सरकारी दफ्तर चले। अगस्त 2010 के बाद से यह किला वीरान है। इसे हेरिटेज होटल में बदलने से लेकर तमाम विकल्पों पर बातें हुई, लेकिन प्रगति नहीं हो पाई। संरक्षण के अभाव में यह किला अब बुरी दशा में है। हमने ये नीतिगत निर्णय लिया कि जो महेंद्रगढ़ फोर्ट है इसका पूरा रेनोवेशन, जीर्णोद्धार, और माधोगढ़ फोर्ट में जो रानी पैलेस है और जो बावली है, इस सब का हम इन हाउस डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म हरियाणा से ही करें, जिसमें हम सारे हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स को कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे और फिर हरियाणा टूरिज़्म की इंजीनियरिंग विंग से काम कराएंगे। तो हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक महेंद्रगढ़ और साउथ हरियाणा की हिस्ट्री हेरिटेज प्रिजर्वेशन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। धरोहरों के मामले में दक्षिणी हरियाणा का महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी सबसे खास है। राजस्थान सीमा से सटे इस इलाके की अलग शान है। महेंद्रगढ़ में ढोसी पहाड़ी पर च्यवन ऋषि के आश्रम से लेकर धार्मिक आस्था के तमाम केंद्र हैं। जिले का मुख्यालय नारनौल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने लायक हैसियत रखता है। नारनौल का संबंध शेरशाह से लेकर अकबर तक रहा। इसकी संपन्नता की वजह इसका बंदरगाहों से जुड़े कारवां रूट पर होना था। शाहजहां के शासन में यहां 5000 लोगों के ठहरने के लिए शानदार सराय बनी।
ये 1857 की महान क्रांति और आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा। इसी धरती ने बंदा वीर वैरागी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी ताकत दी। हरियाणा इज वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव इनटैंजिबल हिस्ट्री। उसको अब हमें टैंजिबल बनाना है। किस तरीके से बनाएं, किस तरह से खासतर से यंग लोगों को आकर्षित करें, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इतिहास के बहुत से गौरवशाली अध्याय यहाँ से जुड़े हैं, लेकिन समय के साथ तमाम धरोहरें अपनी आभा खो रही हैं। नारनौल में जल महल, इब्राहिम सूरी का मकबरा और शाह कुली खान का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित कर रखा है, लेकिन यहां तक पहुंचना सहज बात नहीं है। राज्य संरक्षित धरोहरों और अन्य की स्थिति खराब है। इनको नया जीवन देने के लिए महत्वपूर्ण धरोहरों का भौतिक सत्यापन हो चुका है। हरियाणा सरकार धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार से भी मदद मांग रही है। आइए एक नजर डालते हैं नारनौल की खास धरोहरों पर। जल महल, इब्राहिम खान सूर का मकबरा, शाह कुली खान का मकबरा, त्रिपोलिया गेट, चोर गुंबद, मिर्जा अलीजान की तख्त वाली बावड़ी, पीर तुर्कमान मकबरा परिसर और राय बाल मुकुंद का छत्ता। नारनौल की पुरानी धरोहरों में शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम का मकबरा सबसे खास है। शेरशाह सूरी नारनौल में ही जन्मे, लेकिन उन्हें प्रतिभा दिखाने का मौका बिहार में मिला। अपनी 5 साल की सत्ता के दौरान शेरशाह ने शेख अहमद नियाजी की देखरेख में नायाब मकबरा बनवाया। ये अपनी विशालता, बड़ी मेहराबों और पत्थरों की बेहतरीन जालियों के साथ वास्तुकला के लिहाज से नायाब है। बेहतर संरक्षित होने के बावजूद घनी आबादी के बीच ये गायब सा हो रहा है। दक्षिणी हरियाणा में वैसे तो कदम कदम पर एक से एक बेहतरीन धरोहरें हैं, लेकिन अधिकतर धरोहरों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। ज़रूरत है कि भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर पर्याप्त निवेश करे और इस पर अधिक ध्यान दे। नारनौल में जमाल खान का मकबरा सरकारी रिकॉर्ड में चोर गुंबद के नाम से दर्ज है। जमाल खान के यहाँ शेरशाह सूरी के दादा नौकरी करते थे और उनके नाम पर जमालपुरा मोहल्ला भी है, लेकिन लंबे समय तक उपेक्षित रहने के नाते ये चोर लुटेरों की शरण स्थली बनकर चोर गुंबद कहा जाने लगा। यहाँ पर 1996-97 में नेताजी सुभाष पार्क बनने के बाद मकबरे को नया जीवन मिल गया है। शेरशाह सूरी का जन्म यहीं हुआ, उसका बचपन यहीं बीता। उसके बाद जब बादशाह बना वो हिंदुस्तान का, उसके बाद आके उसने यहाँ पर काफ़ी काम किए और नारनौल के लिए उसने बहुत रेवेन्यू सिस्टम ठीक किया और अपने दादा का शानदार मकबरा यहाँ तैयार करवाया। सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ सबसे पहले टकसाल जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाई। यहाँ का रेवेन्यू सिस्टम यहाँ शेरशाह सूरी ने तैयार करवाया। नारनौल में छत्ता राय मुकुंद दास या बीरबल के छत्ता नाम की एक और शानदार धरोहर आखिरी घड़ियां गिन रही हैं। शाहजहां के शासन में इस 5 मंजिली इमारत को नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने बनवाया। इस इमारत में विशाल आंगन के साथ 3 सुरंगें भी हैं, जिनको लेकर जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। शहर के बीचों बीच स्थित इस इमारत तक पहुंचने में पर्यटकों को पसीने छूट जाते हैं। इसके गेट, चेकपोस्ट और बहुत सी दूसरी निशानियां अतिक्रमण की चपेट में हैं और तमाम भित्ति चित्र नष्ट हो चुके हैं। अभी एक आइडिया आ रहा था, क्यों ना ये हवेलियाँ खोली जाएं
और यहाँ पर आकर लोग रहें और जैसे रूरल हेरिटेज की तरह भी इसको डेवलप किया जाए। तो एक पहल तो हम कर रहे हैं कि इनके जो मालिक हैं उनको हम अप्रोच करें और अगर कोई लीज पे देना चाहे तो आगे आकर दे। प्रशासन ज़रूर हैंड होल्डिंग ज़रूर करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे हम नीमराना को जानते हैं, शेखावटी को जानते हैं, ऐसे ही आप माधोगढ़ की चर्चा करें। नारनौल का अतीत बहुत संपन्न रहा है। अकबर के शासनकाल में इस इलाके में शाह कुली खान 1556 से 1592 तक गवर्नर रहे। वो दौर नारनौल का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनकी बनवाई धरोहर जल महल का जवाब नहीं है। ग्यारह एकड़ में फैली इस धरोहर में एक छोटा सा महल है, लेकिन 400 साल के अंतराल में ये मिट्टी से पट गया था। उन्नीस में जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर इसे साफ कराया। इंटेक की महेंद्रगढ़ शाखा ने इसमें खास भूमिका निभाई। किसी तरह इस तालाब को नया जीवन मिला है। सरकार की इसमें इतनी भूमिका है कि वो आवश्यक धन उपलब्ध करवा सकती है, जो श्रम आप लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात ये कहूँगा, जहाँ जहाँ मैंने देखा है कि ऐसे बड़े तालाबों की सफाई मशीन से नहीं करनी चाहिए। मशीन से उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है, उसको नुकसान पहुँचता है। इसमें बहुत श्रमदान की ज़रूरत है ताकि सूखे के जो 2 महीने होते हैं, वैशाख और जेठ, उन 2 महीनों में ये सारा सफाई का देखभाल का काम संपन्न हो जाए, ताकि बरसात में आपका तालाब में साफ पानी आए और आपको तालाब साल 2 साल 3 साल तक पानी देता रहे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जल महल की ठीक से देखभाल कर रखी है, लेकिन दोहन नदी के माध्यम से जिस प्राकृतिक स्रोत से पानी आता था वो अब बंद है। पहले जल संचय को यहाँ तालाबों की पूरी श्रृंखला बनी थी और वो पुरानी तकनीक देखने लायक है। यहाँ से पानी भरने के बाद पूरब में खलील तालाब भर जाता था। अब ये तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। काफ़ी समय से यहाँ पानी नहीं है, फिर भी ये पर्यटकों को रिझाता है। इसी के पास शाह कुली खान और उसके भाई असलम खान का मकबरा भी है, जो बेहतरीन धरोहर है। लेकिन त्रिपोलिया द्वार और आराम कौसर बाग की रौनक उपेक्षा के कारण समाप्त हो रही है। बाग में कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा है। नारनौल में जल महल ही नहीं, 14 छोटी बड़ी बावड़ियां और कई जल धरोहरें हैं, लेकिन ये अपना वजूद बचाने को जूझ रही हैं। इनकी ही मदद से सदियों से नारनौल सरीखे जल संकट वाले इलाके की पानी की जरूरतें पूरी होती थीं। 1960 तक इस शहर को सरकारी नल की जरूरत नहीं पड़ी। जहां पृथ्वीराज चौहान के पिता के नाम पर बना प्राचीन तालाब भू माफिया की आंख की किरकिरी बना है। 3 मंजिली शानदार तख्त वाली बावड़ी भी आखिरी सांस ले रही है। महेंद्रगढ़ जिले में भयानक गर्मी पड़ती है और सूखा भी। इलाके के जल संकट को दूर करने के लिए शेरशाह सूरी के दौर में 308 शानदार कुएं बने। इतिहासविद रतनलाल सैनी की कोशिशों से कई जल धरोहरों को खोजा गया। इनको संवार दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। जल संसाधनों की कमी, रेतीले बालू के टिब्बे और गिरता भूजल इलाके में गंभीर चुनौती बन रहा है। पहाड़ी का टुकड़ा पश्चिम दिशा की तरफ है और एक पूरा 1 किलोमीटर दूर जाके पूर्व दिशा की तरफ है। उन्होंने उन दोनों टुकड़ों के बीच पत्थरों से बहुत मोटी दीवार का निर्माण करवाया, जिसमें मोखे लगाए गए ताकि उस बांध के दक्षिण दिशा में 150 एकड़ में जो उसका आगौर है खलील सरोवर का, वो भर जाए। अब उसमें 2 फुट 3 फुट 8 फुट तक पानी भरेगा। फालतू पानी नीचे के खेतों में सिंचाई के लिए आप सर्दियों की ऋतु में निकाल सकते हैं। शेखावाटी की तरह दक्षिणी हरियाणा में सेठों की एक से एक शानदार हवेलियां कई गांवों में बिखरी हैं।
10 से 35 कमरों तक की ये हवेलियां पर्यटकों को रिझा सकती हैं। इनको राजस्थानी कलाकारों ने रंग रूप दिया है। अधिकतर हवेलियां 1900 से 1937 के दौर की हैं, जबकि कुछ इससे भी पुरानी हैं। यहीं के गुजरमल मोदी ने 1932 में मेरठ डिवीजन में मोदी नगर बसाकर तमाम कल कारखाने खड़े किए। लेकिन मोदी ही नहीं, अधिकतर सेठों की हवेलियां तालों में बंद हैं। आज जो ये हवेलियाँ हैं सेठों की, ये सेठ लोग सब बाहर रहते हैं, इनकी देख रेख मैं करता हूँ। क्योंकि लोग वहाँ रहे सब बाहर गए, कोई रहता है नहीं। हवेलियाँ 5-7 हवेलियाँ हमारे गांव में बढ़िया बढ़िया हवेली है, पर कोई देख रेख नहीं करता कोई उनकी। नारनौल से 15 किलोमीटर दूर बसा मशहूर गांव ताजपुर सुंदर हवेलियों और धरोहरों का गांव है। कभी यहाँ के बाजारों की अलग शान थी, लेकिन वो दशकों पहले उजड़ चुके हैं। गोयल गोत्र के कारोबारियों की हवेलियां इस गांव की शान बढ़ाती हैं, लेकिन आज इन पर हुआ शानदार चित्रांकन नष्ट हो रहा है। कई हवेलियों में चमगादड़ों का बसेरा है, तो कुछ में जानवर बंधे हैं। कुछ हवेलियों में कूड़े के ढेर लगे हैं। यहाँ के कई शानदार कुएं और 1998 के दौरान बनी एक बेहतरीन बावड़ी कूड़ा घर में तब्दील हो चुकी है। दक्षिणी हरियाणा से लगे राजस्थान के शेखावाटी इलाके के 20 छोटे बड़े कस्बों में सैकड़ों ऐसी हवेलियां हैं जिन पर बने भित्ति चित्रों को देखने दुनिया के तमाम हिस्सों से लोग आते हैं। महेंद्रगढ़ और नारनौल में बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ खास नहीं हो पाया। बीते 2.5 दशकों के दौरान इतिहासविद रणवीर सिंह फोगाट ने 20,000 किलोमीटर का सफर कर तमाम धरोहरों का दस्तावेजीकरण कर एक दबाव बनाया है। राजस्थान की तर्ज पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा सरकार अब योजना बना रही है। समय रहते नीति के तहत इनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर की जाए। उस डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हमारे पास फिल्म के, टेलीविज़न के, अखबार के, पत्रिकाओं के जो माध्यम हैं, उनमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से इनके बारे में लेख छाप के लोगों को, जनता को जागरूक अगर हम करें तो कुछ उनके अंदर भी मादा पैदा होगा कि भाई देखो हमारी चीज़ है, हमें अपनी इन चीज़ों से प्यार करना सीखना चाहिए। रेवाड़ी जिले में भी एक से एक शानदार धरोहरें बिखरी हैं। अहिरवाल और वीरभूमि के रूप में विख्यात रेवाड़ी का प्राचीन इतिहास रहा है। मुंबई दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोर पर पड़ने वाले रेवाड़ी में विकास के तमाम काम चल रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी का शानदार तालाब सिसक रहा है। राव राम सिंह और राव तेज सिंह की ये शानदार धरोहर कभी रेवाड़ी का सिटी सेंटर होता था। मंगलवार, शनिवार और रविवार को भारी भीड़ उमड़ती थी। ये तालाब मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों को ध्यान में रखकर बना, लेकिन अरसे से ये सूखा पड़ा है। इसकी शानदार दीवारों पर उपले पाते जा रहे हैं। इस तालाब के साथ लगते मंदिरों से काफी मात्रा में कूड़ा भी फेंका जाता है। बड़ा तालाब जो इट इज अ सिटी सेंटर। हम लोगों को ये बताएं कि लोग हाउ द सिटी सेंटर वाज। ये कोई मॉल्स जैसा कॉन्सेप्ट 1200 साल पुराना भी था। सब लोग आते थे, वहाँ मेले लगते थे, मंदिर बने हुए हैं, रोज़ लोग इकट्ठे हो जाते थे। नहाने का, लेडीज़ का घाट अलग है, और अभी भी इतनी अच्छी हालत में है कि सरकार चाहे तो उसको एक लिटरली एक एंटीक सिटी सेंटर के रूप में उसको डेवलप कर सकते हैं। रेवाड़ी का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। ये पहले गुड़गांव जिले का हिस्सा था, बाद में महेंद्रगढ़ का एक हिस्सा बना और 1989 में अलग जिला बना। यहीं के निवासी हेमू को मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया। हेमू का संबंध शेरशाह सूरी से था। रेवाड़ी में इतिहास पुरुष हेमू की 2 मंजिली हवेली
रेवाड़ी में खस्ता हाल होती जा रही है। इस हवेली की तमाम विशेषताएं हैं। इसके संरक्षण के लिए तमाम दावे किए गए, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। हेमचंद्र जी यहाँ पर होते थे, हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू राजा थे वो, तो उनकी हवेली है यहाँ पर। उसमें भी बड़ा यूनिक आर्किटेक्चर है। जब ब्रिटिश आए थे उससे पहले का आर्किटेक्चर है वो, क्योंकि यूरोपियंस का है। हरियाणा भारत का अग्रणी राज्य है। वैदिक काल से ही इसका गौरवमयी इतिहास रहा है। कौरवों और पांडवों के बीच ऐतिहासिक लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई। भले ही आकार में हरियाणा छोटा हो, लेकिन इसकी अलग अहमियत है। यहाँ का ग्रामीण इलाकों का आधारभूत ढांचा मजबूत है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से विभक्त होकर हरियाणा अलग राज्य बना, लेकिन इसकी छाप कृषि प्रधान राज्य की ही बनी है। बीते 5 दशकों से यह भारत का अन्न भंडार बना हुआ है। देश की कुल भूमि का महज 1.5% होने के बावजूद भारत के अन्न भंडार में हरियाणा 15% का योगदान दे रहा है। लेकिन 2.5 करोड़ से अधिक की आबादी वाले हरियाणा में पर्यटन संभावनाओं पर पहली बार गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। पहले सरकार का सारा जोर अभी तक हाईवे टूरिज्म पर था, लेकिन पहली बार धरोहरों से भी संभावनाओं की तलाश शुरू की गई है। उम्मीद है कि इन कोशिशों का असर आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दक्षिणी हरियाणा में पर्यटन विकास के साथ ही साथ धरोहरों को जो नया रंग रूप देने की कोशिश की जा रही है वो काफ़ी उत्साहजनक है। लेकिन ये काम सिर्फ सरकारों के बूते का नहीं है, बल्कि समाज को भी अपनी धरोहरों को बचाने के लिए आगे आना होगा और एक नए सिरे से जन जागरूकता का अभियान भी चलाना होगा। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।